हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था, अब बारी है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन की। तो मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम है वो एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कदर इंपॉर्टेंट है कि आप सोच पा रहे होंगे कि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग मिलते जुलते बनते हैं। और जो आपको बताया गया है यूनिट में, जो जो वीवीआई पॉइंट आपको बताया गया, सेम टू द टॉपिक वही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, जो पढ़ा उससे मैच कराया होगा, तो ये आपको पता चल गया होगा। चलिए हम लोग 2022 के एमसीक्यू सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा पेपर में क्या क्वेश्चंस आया है और उससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास है, और ये पहला क्वेश्चन जो है वो वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही बेसिक आपके पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़ा सा इधर उधर से होता है, पर ज्यादातर हमारे पढ़ाए हुए से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल इन सेल्युलर सिस्टम 2, ये वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी रीयूज में आपने देखा होगा एक क्लस्टर होता है और उस क्लस्टर में बहुत सारे क्या होते हैं, तो सेल होते हैं। तो एक दूसरे पड़ोसी जो होते हैं, एक दूसरे से पड़ोसी जो सेल होते हैं, इनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है, ये F6 है, F7, ये सब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। क्लस्टर का साइज कैसा होता है सर, तो हेक्सागोनल होता है। ये मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, इसलिए सर के लिए ले रहा हूं, इसलिए। तो ये एक दूसरे से अलग अलग फ्रीक्वेंसी क्यों रखा जाता है, ताकि ये क्या कर सके, एक दूसरे के बीच में होने वाले इंटरफेरेंस को मिनिमाइज कर सके, इसीलिए इसको डिफरेंट चैनल लिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब जो नजदीकी होते हैं, नजदीकी स्टेशन होते हैं एक दूसरे के चैनल के, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए जाते हैं, डिफरेंट चैनल के ग्रुप में होते हैं, ताकि एक दूसरे के इंटरफेरेंस को मिनिमाइज कर सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ये जो है आंसर होगा मिनिमाइज इंटरफेरेंस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग कौन सा फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना है उस पर ध्यान देते हैं, और साथ ही साथ उसको एक एलोकेट करते हैं, एक चैनल एलोकेट करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये क्या है, अलग अलग सेल है एक क्लस्टर के अंदर, और इनको एक फ्रीक्वेंसी दिया जाता है F1, F2, F3, F4। तो ये क्या किया जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने का काम और एलोकेट करने का है, इसको एक चैनल के थ्रू जोड़ दिया जा रहा है। और यही सेम फ्रीक्वेंसी एक दूसरे क्लस्टर में भी, जो ये सेम फ्रीक्वेंसी है, उसको यूज किया जाता है। F1, F2, F3, F4, सेम फ्रीक्वेंसी जो इस क्लस्टर में इस्तेमाल हुआ, वही यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, तो फ्रीक्वेंसी रीयूज कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड एलोकेटिंग चैनल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे बीच, और ये कह रहा है कि एक्चुअल रेडियो कवरेज ऑफ ए सेल इज कॉल्ड। एक सेल के अंदर में एक क्या होता है, बेस स्टेशन होता है, और इस बेस स्टेशन के थ्रू जितना एरिया कवर किया जाता है, वो एरिया कवरेज क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फुट प्रिंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फुट प्रिंट कहते हैं। एक बेस स्टेशन के कवरेज एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, फुट प्रिंट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, कह रहा है कि को चैनल इंटरफेरेंस डिपेंड ऑन, जो को चैनल इंटरफेरेंस है वो किस पे डिपेंड करता है। तो को चैनल इंटरफेरेंस कहते किसको है सर, तो को चैनल इंटरफेरेंस कहते किसको है, ये तो बताइए। तो को चैनल इंटरफेरेंस कहलाता है एक क्लस्टर और दूसरे क्लस्टर के बीच में, एक क्लस्टर और दूसरे क्लस्टर के बीच में जो हमारा सेम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होता है। जैसे ये F1 इस सेल के लिए, और इसमें भी ये अलग अलग क्लस्टर है, ये C1 क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 में ये सेम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, को चैनल इंटरफेरेंस। और ये जो है को चैनल इंटरफेरेंस, वो किस पे डिपेंड करता है, ये आप बताइए।
को चैनल इंटरफेरेंस किस पे डिपेंड करता है, ये आप बताइए। तो ये जो को चैनल इंटरफेरेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये को चैनल इंटरफेरेंस को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज। फ्रीक्वेंसी रीयूज टेक्निक में हम लोग फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक फार्मूला आपको बताया गया था। फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर बराबर होता था Q बराबर डी बाई आर इक्वल टू √3n(r). ये एक फार्मूला होता था, जिसमें आप ध्यान से अगर देखें तो मेनली जो हमारा को चैनल इंटरफेरेंस है वो फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर पर डिपेंड करता है। और इस फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर में अगर देखा जाए तो हमारा जो R जो है वो शो करता है किसको, रेडियस ऑफ सेल। तो ये जो डिपेंड करेगा वो रेडियस ऑफ सेल पे, जो हमारा को चैनल इंटरफेरेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, मेनली रूप से रेडियस ऑफ सेल पे। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर का। ये आगे चल के भी देखिएगा एक ऑब्जेक्टिव इस पे बेस्ड भी मिलेगा, जिसको हम लोग वहां पे समझेंगे। ये बच्चों वाली हो गया कि यूनिवर्सली एडॉप्टेड शेप ऑफ सेल इज, तो शेप ऑफ सेल यूनिवर्सली जो एडॉप्ट किया गया है वो कैसा किया गया है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन सेन रीयूज पैटर्न इक्वेशन ऑफ एन इज। देखिए यहां पे एक मिस प्रिंट है, यहां पे क्या होगा, आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर, आई स्क्वायर प्लस आई जे स्क्वायर। सेकेंड नंबर बी में जो ऑप्शन है यहाँ पे एक मिस्टेक है, यह क्या होगा, आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी, ये चीज भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो ये इक्वेशन बताया था आई और जे पे बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी आपको कराया था, जो कि आपको बताया गया था। तो देखिए यहां से डायरेक्ट क्या पूछ लिया गया है आपका, और फार्मूला पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आई स्क्वायर छूट गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, देखिए वही फार्मूला यहाँ पे फिर से आ गया, जो अभी हम लोगों ने पीछे देखे थे फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर में। तो वहां से डी जो है डिस्टेंस आपका जो बता रहा था, इस डिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट एक फार्मूला है √3n(r). ये कैसे आया सर, तो इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर पे आपको बताया गया है, वहां पे करके भी आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो ये फार्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3n × r। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे फार्मूला बेस्ड आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे आपको इसको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके जो कराए गए हैं उसी से रिलेटेड हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज रिसीव्ड सिग्नल पावर डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस ऑफ। तो देखिए ये जो एवरेज रिसीव्ड सिग्नल होता है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में होता है, और ये लॉगरिथमिक के ही डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक हो जाएगा, जो कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें एक और पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो है एवरेज रिसीव्ड सिग्नल पावर जो है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लॉगरिथमिक बेस्ड है, डिक्रीज करेगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ये दोनों के लिए वैलिड है। वैलिड फॉर, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैलिड फॉर द आउटडोर कम्युनिकेशन एंड इंडोर कम्युनिकेशन। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो चैनल के बीच में डिस्टेंस जो है ज्यादा रहेगा तब भी ये वैलिड है, और कम रहेगा दोनों के बीच में डिस्टेंस तब भी ये वैलिड है। इट मींस ये जो एवरेज रिसीव्ड सिग्नल पावर डिक्रीजेस लॉगरिथमिक विथ डिस्टेंस, ये कब वैलिड है, चाहे आउटडोर हो या इंडोर। कहने का मतलब डिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो, ये दोनों में वैलिड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि एंटीना डाइवर्सिटी इज आल्सो नोन है।
तो हम लोग पढ़े हैं एंटीना डाइवर्सिटी, और एंटीना डाइवर्सिटी को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं स्पेस डाइवर्सिटी। और इस स्पेस डाइवर्सिटी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है स्पैटियल डाइवर्सिटी। स्पैटियल डाइवर्सिटी, इसको एक और नाम से क्या जाना जाता है, स्पैटियल डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। और एंटीना डाइवर्सिटी बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। स्पेस डाइवर्सिटी आपको बताया हुआ है, इसी से एक और इसको नाम से जाना जाता है स्पैटियल डाइवर्सिटी, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए आधा से ज्यादा स्टूडेंट ऑल ऑफ द एबव देखेगा, यहाँ अनठेकानिया एकमेटिक लगा देगा। जो पढ़ता लिखता नहीं है उसके लिए कह रहे हैं, जो पढ़ते हैं वो तो ध्यान देंगे कि इनमें से टाइम डाइवर्सिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी क्या होता है, ये सारी चीजें अलग अलग चीजें हैं। तो ये एंटीना डाइवर्सिटी ऑल्सो नोन एज स्पेस डाइवर्सिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, OFDA में का पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव, मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो से होता है ऑर्थोगोनल, F से होता है फ्रीक्वेंसी, D से होता है डिवीजन, और M से होता है मल्टीपल, और ये होता है A से एक्सेस। ऑर्थोगोनल, फ्रीक्वेंसी, डिवीजन, एक्सेस, बार बार इस चीज को हमने बताया है, तो आप गलती से भी ये तीन में से कोई नहीं लगाइएगा। देखिए यहाँ पे गलतियां क्या क्या है मैं बता देता हूँ। ओमनी डायरेक्शनल पहला ये रॉन्ग है, इसमें क्या है डुप्लेक्स है, ये होता नहीं है, और यहाँ डिवाइडर है, बाकी सब सेम सेम है, इससे मिलता जुलता आपको बाकी सब मिलेगा। बाकी ये तीन चीजें गलतियां हैं जो कि आपको एलिमिनेट करता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि भाट प्रोसेसिंग स्टेप कंबाइन मल्टीपल OFDM सब कैरियर इन ए सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो IFT है। IFT का मतलब क्या होता है सर ये बताइए। तो देखिए इसका फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका पूरा नाम होता है इनवर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ सर, तो ये जो है यूज किया जाता है टाइम डोमेन को कन्वर्ट करने के लिए, टाइम डोमेन कन्वर्ट इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये सारे जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके बेसिस पे और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है IFFT का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम होता है इनवर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये किस बेस पे काम करता है, तो ये क्या काम करता है, टाइम डोमेन को कन्वर्ट करता है किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको आगे आने वाले में मिल सकते हैं, तो इसको ध्यान से आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, और अगला क्वेश्चन शायद न्यूमेरिकल है, शायद क्या पूरा न्यूमेरिकल है सर। कह रहा है कि इफ चैनल गॉसियन हैज खाली स्थान कैपेसिटी, यहां पे थोड़ा रॉन्ग है, टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक ये है कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इसका नहीं है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये इसका नहीं है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है 0। देखिए यहां पे ये क्वेश्चन ही गलत यहां पे टाइपिंग हुआ है, यहां पे चैनल ना हो करके यहां पे क्या होगा, ए नॉइजलेस, ए नॉइजलेस गॉसियन चैनल हैज कैपेसिटी, गॉसियन चैनल हैज कैपेसिटी। तो ए में इसका है ऑप्शन दिया हुआ 0, बी में दिया हुआ है इनफाइनाइट, और सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज।
देखिए, तो ये जो है गॉसियन नॉइजलेस गॉसियन चैनल कैपेसिटी जो होती है वो क्या होता है, गॉसियन नॉइज कैपेसिटी इनफाइनाइट होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जब गॉसियन नॉइजलेस की बात करें, नॉइजलेस का मतलब आप इतना समझिए कि कोई चैनल है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी अगर उसमें नॉइज नहीं होगा। तो जब कोई चैनल में नॉइज ही नहीं है तो इट मींस उसमें जो सिग्नल ट्रांसफॉर्म होगा मतलब भेजा जाएगा उसकी कैपेसिटी अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। मतलब सिग्नल में लॉसेस कब होती है, उसमें डिस्टॉर्शन कब होता है, जब नॉइज डेवलप होता है। और जब नॉइज ही नहीं रहेगा, नॉइज लेस का मतलब क्या हुआ, जब उसमें नॉइज ही नहीं होगा तो डिस्टॉर्शन होगा नहीं होगा। तो इसका जो कैपेसिटी हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और देखिए यहां पे वो क्वेश्चंस आ गया जो अभी हमने पढ़ाया। तो इसका आपको हमने बताया ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन क्या था वो मैं यहां पे लिख रहा हूं और उसको सोल्व करा रहा हूं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जिसको यहां पे सोल्व करा रहा हूं। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन में था 12 नंबर में जो क्वेश्चन था वो क्या था, कह रहा है कि if channel is band limited to 4 किलोहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज से बैंड लिमिटेड है। और कह रहा है कि एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो को एसएनआर लिखते हैं, इज 15। सिग्नल टू नॉइज रेशियो 15 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कैपेसिटी बताइए, कैपेसिटी ऑफ चैनल बताइए क्या होगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 16 केबी पीएस। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 12 केबीपीएस। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 15 केबीपीएस। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 20 केबीपीएस। देखिए इसमें आपको एक चैनल कैपेसिटी का हमने फॉर्मूला बताया था, हटले-सैनन लॉ के अकॉर्डिंग एक चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला बताया था। और वो फॉर्मूला क्या था वो देखिएगा। वो फॉर्मूला था आपका, चैनल कैपेसिटी को सी से इंट्रोड्यूस करते हैं। सी बराबर था बी से हो गया बैंडविड्थ या बैंड लिमिटेड जो यहां पे लिखा हुआ है, बी log बेस 2 into 1 प्लस एसएन रेशियो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप देखें तो बैंडविड्थ आपका दिया हुआ है, बैंड लिमिटेड जो लिखा हुआ है 4 किलोहर्ट्ज, एसएनआर दिया हुआ है कितना, तो 15। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे दोस्त, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए बैंड दिया हुआ है बैंडविड्थ 4 किलोहर्ट्ज, तो 4 गुना 10 के पावर क्यू आप लिख सकते हैं, किलो है 10 के पावर क्यू लिख सकते हैं। लॉग हो जाएगा बेस 2 इंटू 1 प्लस एसएनआर रेशियो कितना दिया हुआ है 15। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर क्यू लॉग बेस 2 16। और लॉग बेस 2 16 का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 4। आप कैलकुलेटर के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर क्यू इंटू 4, तो 4 चौके 16 और 10 के पावर क्यू है तो उसको के लिख देंगे, केबीपीएस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, ये आपका फार्मूला बेस्ड है। ये फार्मूला जिसको याद होगा ये बना दीजिएगा। तो फार्मूला भी आप ध्यान में रखिएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाता है, और ये सारे क्वेश्चन ही आपको बार बार पूछे जाते हैं, आते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके साथ, कह रहा है कि सीडीएमए का पूरा नाम आपको मैंने बताया था क्या होता है, कोड डिवीजन
कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये क्या होता है? तो ये यूज कौन सा करता है, हार्ड हैंड ऑफ कि सॉफ्ट हैंड ऑफ? तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सीडीएमए है वो किस जनरेशन में यूज किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग यूज किए थे टाइम डिवीजन के, टीडीएमए के। सेकेंड जनरेशन में आया था, सेकेंड 2G में आया था फ्रीक्वेंसी डिवीजन, एफडीएमए। और जो 3G था वहां आया था सीडीएमए। सीडीएमए कब आया था? 3G में। तो 3G आते आते तक हमारा जो हैंड ओवर प्रोसेस था, शुरू समय में ना हम लोग 1-2G में हार्ड हैंड ऑफ इस्तेमाल होता था, लेकिन 3rd G में जब सीडीएमए आया था तो उस समय हम लोग क्या करते थे, सॉफ्ट हैंड ऑफ का या सॉफ्ट हैंड ओवर का इस्तेमाल करते थे। हैंड ऑफ कहिए चाहे हैंड ओवर कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरेशन में कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग यूज हुआ था? 3G तक तो हो गया। 4G भी बता दीजिए सर। 4G में OFDMA इस्तेमाल किया गया था, जिसका पूरा नाम होता है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इस तरह से ये रहा आपका 14 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। EIRP होता क्या है इसको समझिए। EIRP स्टैंड फॉर, ये क्या स्टैंड करता है? तो ये स्टैंड करता है इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर। इसका पूरा नाम क्या है? रेडिएटेड आइसोट्रोपिक पावर। इसका एक फुल फार्मूला है। EIRP का एक फार्मूला है जिस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, और वो फार्मूला है 10 log पावर इन वाट। जो भी आपका पावर दिया हुआ होगा किसमें? तो वाट में, प्लस एंटीना गेन। इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है जिस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। सर तो यहां पे ये जो फार्मूला आप लिखे यहां पे तो है ही नहीं, तो यहां पे इसके कंपैरिजन में ये जो आपको दिया हुआ है EIRP बराबर PT इंटू GT, ट्रांसमिटेड पावर इंटू ट्रांसमिटिंग गेन जो है, यही इसका राइट आंसर है। रिलेशनशिप कौन सा यहां पे करेक्ट है? तो पहला करेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, बाकी ये इसका पूरा नाम आप ध्यान में रखना, और इससे रिलेटेड एक फार्मूला, ये जब आपका पावर दिया हुआ रहे और एंटीना गेन दिया हुआ रहे तब EIRP को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 10 log, यहां पे जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो बेस 10 है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये पावर इस वाट में होना चाहिए, प्लस में एंटीना गेन। इस पे बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको नोट में कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि स्पेस लॉसेस अकर ड्यू टू डिक्रीजेस इन, स्पेस में जो लॉसेस होते हैं वो किस कारण से होते हैं? तो इसमें जब हमारा डिक्रीज करता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो हमारा सिग्नल भेजा जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी होता है और मैग्नेटिक फॉर्म में होता है। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जब लॉस करता है तो हमारा स्पेस लॉसेस होता है। तो फर्स्ट है ये, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। कह रहा है कि डाइवर्सिटी डिस्कशन आर मेड बाय, तो डाइवर्सिटी डिस्कशन किसके लिए बना है? तो रिसीवर के लिए बना है, रिसीवर के लिए बना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेक रिसीवर आर यूज्ड इन, रेक रिसीवर कहां इस्तेमाल होता है? रेडियो एस्ट्रोनॉमी में, खगोल विज्ञान, जी हाँ इसमें भी होता है। CDMA में, तो हाँ जी हाँ इसमें भी होता है। WCDMA
वाइड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसमें भी होता है। इट मींस ये सभी में इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो ये सभी में इस्तेमाल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर 4G। 4G LTE जो है वो 3G से कितना ज्यादा है, कितना फास्टर है, तो 10 टाइम फास्टर होता है। कितना फास्टर होता है, 10 टाइम फास्टर होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जी हाँ, यहां पे दिया हुआ है कि मीमो का पूरा नाम होता है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ये टेक्नोलॉजी कहां यूज नहीं होती है, तो देखिए 4G में होता है, वाईफाई में होता है, भाई मैक्स में होता है। क्यों, क्योंकि ये सारे लेटेस्ट मॉडल है और लेटेस्ट मॉडल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि AMPS जो है 2G के समय में ये डेवलप हुआ था। AMPS का पूरा नाम क्या होता है, तो AMPS का पूरा नाम होता है एडवांस मोबाइल फोन, इसको लिख लीजिए, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। और इस समय में सर मीमो में ये इस्तेमाल नहीं होता है, एडवांस 2G का फॉर्म है। और 2G में कौन इस्तेमाल होता था, FDA में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये इसका पार्ट है। तो इस तरह से हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा AMPS हो जाएगा, जिसमें हम लोग मीमो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 2022 में 2 पेपर हुआ था, जिसमें से एक पेपर का हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया MCQ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक और जो पेपर है उसके MCQ को डिस्कस करा दूंगा। तो इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए और जो भी थ्योरी वगैरह ये सब है उसको लिखते पढ़ते रहिए, ब्लॉक डायग्राम को बनाइए, थ्योरी को, क्वेश्चन में एडवांटेज डिसएडवांटेज वर्किंग है उसको ध्यान में रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, क्योंकि यही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे गए हैं। 2 पेपर आप देखिएगा तो सेम टू सेम मैच करते हैं, जो आपको पढ़ाया गया है सीधे टॉपिक आपको पूछे जाते हैं, जो आपको VBI यूनिट वाइज लिखाया गया है उससे। तो इसका आप अभ्यास करते रहें, लिख करके प्रैक्टिस जरूर करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।